तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका आज का टॉपिक, जिसमें हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक भारत का महान्यायवादी, ठीक है, एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और दूसरा राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो जिसमें हम पहले चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत का महान्यायवादी। और जिस प्रकार आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिस प्रकार आप कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, मेरा दिल सच में बहुत खुश हो जाता है और मैं कोशिश करता हूँ मैं कैसे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू आई लव यू सो मच एवरीवन, कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझे। ठीक है, और आप लोग कंटेंट को इतना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका विधिक अधिकारी होता है। मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि कौन सी चीज़ कानूनी है, कौन सी नहीं है। मान लीजिए भारत सरकार कोई कार्य करने लग गई और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, कानूनी अधिकार जो दिए हुए हैं हमको उनका उल्लंघन कर रही है, जनता के कानूनी अधिकार का। तो जो महान्यायवादी होगा वो भारत सरकार को बताएगा कि नहीं, आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो लोकसभा सांसद बनते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, अब जैसे हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं। वो राजनीति में अच्छे हो सकते हैं, वो स्पीच देने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि उनको संविधान की सारी चीज़ें पता हों। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसको विधिक जानकारियाँ होती हैं और वो सरकार को बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कानूनी तौर पे कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महान्यायवादी होगा वो ना तो संसद का सदस्य होगा और ना मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। ऐसा क्यों नियम बनाया गया? देखिए, चीज़ों को समझते चलिए बस आप। देखिए, जो महान्यायवादी होगा ऐसा नियम क्यों बनाया गया है कि वो ना संसद का सदस्य होगा, मतलब ना कि कोई विधायक हो, मतलब ना कोई सांसद होगा और ना ही कोई मंत्री होगा, मंत्रिपरिषद में होगा, मंत्रिमंडल में होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो संसद का सदस्य होगा तो हो सकता है सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति हो, मंत्री बना देगी सत्ताधारी पार्टी, तो कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं करेगा, वो जस्टिफाई करेगा हर चीज़ को सरकार के फेवर में। इसलिए महान्यायवादी एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसका सरकार से कोई मतलब ना हो, संसद का सदस्य ना हो और वो कोई मंत्री ना हो। इससे वो निष्पक्ष होकर कार्य कर सकता है और बता सकता है कि संविधान के दायरे में ये चीज़ें गलत हैं। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बस समझते जाइए, आज का टॉपिक केवल समझने के लिए है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों टॉपिकों से, लेकिन सारे क्वेश्चन समझने वाले हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये चीज़ें आपको फैक्चुअल किताबों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बस समझते जाइए आप चीज़ों को। पॉलिटी, ज़्यादातर चीज़ें पॉलिटी में समझने वाली हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ना तो संसद का सदस्य है, ना ही कोई मंत्री है, लेकिन जो महान्यायवादी वो क्या कर सकता है, किसी भी सदन में अथवा इसकी समिति में बोल सकता है या उसका सदस्य बन सकता है। अब ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है, संसद का सदस्य तो नहीं है, लेकिन इसको बोला जा रहा है कि वो किसी भी सदन में, किसी भी समिति में बोल सकता है और उसका सदस्य बन सकता है। क्यों? क्योंकि कानून का जानकार है। तो अगर किसी मुद्दे पर सदन जो है कोई बिल ला रहा है और वो गैर कानूनी है, संसद कोई बिल ला रहा है वो असंवैधानिक है, तो ये क्या करेगा? ये जाकर संसद में बोलेगा कि ये जो आप लोग बिल ला रहे हैं ये सही नहीं है, इसमें ये कानूनी दायरा है, या इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसको मत करिए। ठीक है, और ये अगर कोई समिति है, संसद की कोई समिति बन रही है, बहुत सारी समितियां बन रही होती है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, एससी एसटी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, या और कार्यों के लिए। ठीक है, राज्यों के पुनरुत्थान के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी समितियां बनती रहती हैं हमेशा सदन में। ठीक है, उसका कोई ना कोई अध्यक्ष वगैरह बनता रहता है, तो उसका सदस्य बन सकता है। क्यों बन सकता है? मान लीजिए कोई समिति बनी, अगर कोई समिति बनी, मान लीजिए कि जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए समिति बन रही है, ठीक है, कि कैसे हम लोग गरीब जो है, जनरल कैटेगरी है, उसको आरक्षण दिया जाए, तो उसका अगर कानूनी व्यक्ति, कानूनी जानकार कोई अगर इसका सदस्य बनेगा तो वो बताएगा उसमें कि हम लोग कितना, अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस 30% रिजर्वेशन दे दिया जाए ईडब्ल्यूएस को, तो वो क्या करेगा? जो महान्यायवादी वो बताएगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि 50%, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए।
और 10% EWS जुड़ के कितना हो गया, 60% हो गया। अगर इसको 30% कर दिया जाए तो ये तो 80% के आसपास केवल रिजर्वेशन हो जाएगा, जो कि बहुत गलत हो जाएगा एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो EWS नहीं है, जिसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है और वो जनरल कैंडिडेट है, तो उसके लिए तो केवल 20% सीटें सीटें बचेंगी। तो इस तरह से महान्यायवादी क्या करेगा, अपनी सलाह देगा कि ये सही है ये गलत है। तो समितियों में इसलिए महान्यायवादी को सदस्य बनाया जा सकता है कि वो कानूनी तरीके से बताए कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, उम्मीद आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। किंतु इसे सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। जाहिर सी बात है, सदन में मत देने का अधिकार तो उसे ही होगा जो सदन का सदस्य होगा। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में वोट देगा, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में वोट देगा। और महान्यायवादी तो हम पहले ही पढ़ चुके यहाँ पर कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो वोट नहीं दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हम जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो भी बड़े पद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और वहाँ पर अगर जनता नहीं चुन रही है तो उसका चुनाव, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मेरी आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें पद से हटा सकता है। इन्हें पद से हटाने के लिए कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं दी हुई है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को हटा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कानून के तो बहुत सारे जानकार मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो न्यायाधीश बनने लायक योग्यता रखते हों उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो महान्यायवादी होता है वो वही बन सकता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता हो। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो महान्यायवादी बनने योग्य योग्यता रखते हो, मतलब कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता रखते हो। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना। और क्या कर रहा है, केवल कानूनी जानकारी तो दे रहा है, कोई बहुत बड़ा कार्य तो कर नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से हटाया जा सकता है। ठीक है कि ठीक है, और भी कानून के जानकार मिल जाएंगे, तमाम वकील घूम रहे हैं जो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। ठीक है, तो प्रसाद प्रयत्न है, जब तक मन होगा तब तक राष्ट्रपति रखेंगे, जब चाहें तब हटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, महान्यायवादी को हटा सकता है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति महान्यायवादी का वेतन तय करेगा। वेतन कौन तय करेगा, महान्यायवादी का राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करवा रहा है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ही वेतन भी बताएगा कि कितना मिलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महान्यायवादी बनने के लिए अहर्ता की अगर बात की जाए कि क्या अहर्ता होगी महान्यायवादी की, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मैंने अभी बताया ना, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तब आप महान्यायवादी बन पाएंगे। भाई आप, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, देश की जो गवर्नमेंट है उसको सलाह दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता होनी चाहिए। किसके, उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महान्यायवादी होता है कानून का जानकार तो है ही भाई, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक योग्यता रख रहा है तो कानून का जानकार है ही। तो ये जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये अगर चाहे तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसको इतना अधिकार प्राप्त होता है। अब ये हो गया महान्यायवादी, हम लोगों ने पढ़ लिया किसमें है, अनुच्छेद 76 में, याद रखिएगा किसमें है, अनुच्छेद 76 में। इसमें ज़्यादा अनुच्छेद याद नहीं करने आपको, केवल अनुच्छेद 76 याद कर लीजिए। इसमें क्या मिल जाएगा, महान्यायवादी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अनुच्छेद 76 में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग जैसे 74-75 पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री के लिए है, तो प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह देने वाला तो उसके तुरंत बाद आएगा ना। ठीक है, उसके तुरंत बगल में रहेगा। तो 76 में कौन हो गया, कानूनी सलाह देने वाला महान्यायवादी, किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे कि महान्यायवादी तो हो गया। अब महान्यायवादी अगर कहीं कोई चीज़ में भटक रहा हो, कहीं उसको कम जानकारी, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, इसको अगर कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इसकी सलाह के लिए क्या होगा, एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा, वो भी कानून का जानकार व्यक्ति होगा। सॉलिसिटर जनरल क्या करेगा, महान्यायवादी को कानूनी और न्यायिक सलाहकार के तौर पर काम करेगा। ठीक है, कानूनी और न्यायिक सलाह देगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ आज की यह भी फिलहाल समझ में आ गई होगी कि महान्यायवादी क्या होता है। ठीक है, न्याय से ही समझ में आ रहा है, कानून से संबंधी है। प्रधानमंत्री के जस्ट बगल वाले अनुच्छेद में रहेगा 76 में, क्योंकि प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य के महाअधिवक्ता की।
ठीक है, किसकी? राज्य के महाधिवक्ता की। देखिए बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने अभी ये, मैंने यहीं पर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, राज्य के राज्य के महाधिवक्ता को, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी ने किया, ठीक वही काम महाधिवक्ता करेगा राज्य गवर्नमेंट के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी हम लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा, ठीक वही काम राज्य गवर्नमेंट के लिए महाधिवक्ता करेगा। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी, यहाँ राज्य गवर्नमेंट में महाधिवक्ता। अभी देखिएगा, बस एक अनुच्छेद याद रखना है, क्या? 165। अभी जब हम आगे मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसी के आसपास मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं, तो आप उससे पता लगा लेंगे कि 165 में महाधिवक्ता है। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। ये है क्या? ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये राज्य गवर्नमेंट को क्या करता है? कानून की जानकारी देता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को महान्यायवादी कानून की जानकारी देता है। तो ये राज्य का क्या है? सर्वोच्च कानून अधिकारी है। अब महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार राज्य गवर्नमेंट में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्योंकि अभी हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राज्यपाल के वैसे ही काम होते हैं जैसे राष्ट्रपति के होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे ही राज्य गवर्नमेंट में राज्यपाल काम करता है। एकदम इक्वल होता है काम। ठीक है, लगभग एक जैसा काम होता है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का काम बड़े स्तर पर होता है, राज्य गवर्नमेंट में राज्यपाल का काम छोटे स्तर पर होता है। ठीक है, राज्यपाल वैसा व्यक्ति बनेगा, ठीक है, राज्यपाल वैसे व्यक्ति को अधिवक्ता नियुक्त मतलब महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्यता रखता हो। देखिए, महान्यायवादी में हमने क्या पढ़ा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य जो रहेगा वो महान्यायवादी बनेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में महाधिवक्ता काम कर रहा है, तो सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश बनने योग्यता रखेगा। अब ये राज्यपाल चुन रहा है, महाधिवक्ता राज्य गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनके न्यायाधीश बनने योग्यता रखेगा। उम्मीद है आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है अपने पद पर बना रहेगा। प्रसाद प्रयत्न मतलब मैंने बताया ना, जैसे बहुत सारे वहाँ कानून के जानकार, वैसे राज्य गवर्नमेंट में बहुत सारे वकील और ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्यता रखते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो उनके प्रसाद प्रयत्न जो है वो बना रहेगा। जब राज्यपाल चाहेंगे तब वो महाधिवक्ता को हटा देंगे कि चलो चलो, बहुत ऐसे तुम्हारे जैसे वकील मिलेंगे, कानून के जानकार मिलेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्यता रखते हुए लोग घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए कार्य देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग महाधिवक्ता के कार्य की बात करें तो जो कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी का हमने पढ़ा, ठीक वही कार्य राज्य गवर्नमेंट में हम लोग महाधिवक्ता का पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य गवर्नमेंट को क्या करेगा? विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। राष्ट्रपति द्वारा जो भी विषयों पर सलाह सौंपी गई होगी, ठीक है, इनको, ठीक है, महाधिवक्ता को, तो क्या करेगा? राज्य गवर्नमेंट को बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, राष्ट्रपति ने ये हमको बताया है, ये सौंपा है, ये करना है, वो करना है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, और क्या करेगा? विधिक स्वरूप वो अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों, उनको राज्य गवर्नमेंट को बताएगा। जो राज्यपाल चीज़ें देगा उसको राज्य गवर्नमेंट को बताएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़ें देगा, ठीक है, उसको राज्य गवर्नमेंट को बताएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, ये संवैधानिक तौर पर सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेगा? इसको क्या है, कर्तव्यों की बात करें तो ये जो है किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकता है। जैसे महान्यायवादी क्या कर रहा था, वो इंडिया के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता था। उसी तरह महाधिवक्ता अगर राज्य में है तो ये राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, क्योंकि कानून का जानकार तो है ही भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने योग्यता रखता है। ठीक है, अब क्या है, विधानमंडल इसका भी वही है। जैसे वहाँ पर महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जाके बता सकता था कि ये कानूनी तरीके से सही है, ये नहीं सही है, किसी भी समिति में सदस्य बन सकता था। वैसे ही महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य गवर्नमेंट में विधानमंडल और दोनों सदनों के संबंधित समितियों में भाग ले सकता है। उस समिति में सभा में वह अधिकृत है, ठीक है, और वो मताधिकार दिए बिना, ठीक है, मत तो नहीं दे सकता है क्योंकि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य तो ये होगा नहीं, ठीक है, लेकिन बोलने या भाग लेने का अधिकार है। कोई समिति वगैरह बनेगी तो इसको भी राज्य गवर्नमेंट लेवल पे इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य गवर्नमेंट लेवल पे समिति बन गई कि हमारे यहाँ से जो, अगर उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें, मान लीजिए कोई समिति बना रही है विधानसभा या विधान परिषद
कि यहाँ से लोग जो है कमाने के लिए मुंबई दिल्ली क्यों जा रहे हैं, चलिए एक समिति बनाइए, इस पे रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि इसमें राज्य गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो उस समिति में इसको भी शामिल किया जा सकता है, महाधिवक्ता को कानूनी सलाह देने के लिए। या अगर मान लीजिए राज्य गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि नियम बना दीजिए किसी को बाहर जाने ही नहीं देंगे, ऐसा नियम बना दीजिए, ठीक है, एक नियम बना दीजिए कि ऐसा बिल पास कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति बाहर जाके नहीं कमा सकता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होगा वो ये चीज़ बताएगा कि नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 19 में हमको देश में कहीं भी घूमने, बसने, व्यवसाय करने और पढ़ने लिखने का अधिकार है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी कौन देगा? राज्य का महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य विधानसभा को देगा। तो ठीक है, आपने देखा कैसे महान्यायवादी और महाधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट में किस तरह से काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, आपके कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैं देख ही रहूँगा, आप लोगों को रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग 25-30 तारीख तक पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। और आपका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए अब देखते हैं, अगर हम फिर अब देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या होता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक? देखिए इंग्लिश में इसका नाम है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? ये भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है। ऑडिटर मतलब क्या? जो ऑडिट करे, एक तरह से अकाउंटेंट कह सकते हैं इसको। लेखा जोखा का काम, मुंशी है एक तरह से, जान लीजिए। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मुंशी है। देखिए अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार समझ लीजिए ब्रीफली, फिर आप इसको जो थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, ठीक है, सरकार उनकी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब पता चल रहा है देश की जितनी भी टैक्स वगैरह कलेक्ट हो रहे हैं सब उनके हाथ में है। अब उन्होंने क्या किया, पता चला सारे टैक्स चोरी कर लिए, पैसे का गबन कर लिया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कर ली। जितने मंत्री हैं लूट पाट रहे हैं, पैसों का गबन कर रहे हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा, कोई नियंत्रण करने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल 148 से 151 तक ये एक पद बनाया गया है कि एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जो कि सरकार पर नज़र रखेगा, ठीक है। वो नज़र रखेगा कि सरकार कहीं गलत तरीके से पैसा तो नहीं खर्चा कर रही है, सरकार कहीं लूट-पाट तो नहीं कर रही है, किसी बजट में या किसी टेंडर वगैरह में पैसे तो नहीं खा रही है। तो उसके लेखा-जोखा के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको सीएजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है ये भारत सरकार का, ठीक है। सीएजी कहते हैं भारत सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप नियंत्रण और महालेखा मतलब लेखा जोखा रखेगा, ठीक है। इसको लेखा जोखा मुंशी की तरह समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुंशी, भारत सरकार का मुंशी। देखिए अगर नियुक्ति की बात करें तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है इसकी नियुक्ति होगी अनुच्छेद 148 के तहत। देखिए 148 से 151 तक है, तो जाहिर सी बात है पहला अनुच्छेद स्टार्ट होते ही इसके बारे में बात होगी, नियुक्ति के बारे में। पहले नियुक्त होगा तब तो काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? मैंने आपको पहले ही बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बड़े पद होंगे जिनका निर्वाचन नहीं हो रहा है, जिनको जनता नहीं चुन रही है, उनकी नियुक्ति होगी। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। तो नियुक्ति हो गई, नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने कर दी। किंतु उसे पद से सदन के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा महान न्यायवादी के बारे में कि वो प्रसाद प्रयत्न है, ठीक है। महाधिवक्ता पढ़ा, वो प्रसाद प्रयत्न है। राज्यपाल चाहे महाधिवक्ता को हटा सकती है और राष्ट्रपति चाहे तो महान्यायवादी को हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है मुंशी जी की, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की, लेकिन हटाने के लिए सदन के दोनों सदन लग रहे हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप सोच पा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ऐसा इसलिए हो रहा है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। देखिए संविधान निर्माताओं ने सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर बनाई है। अब देखिए क्या है ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वहाँ क्या था? महान्यायवादी था। क्या करेगा? कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा है क्या? नहीं। सरकार कुछ कर रही है, उसमें सरकार को बस सलाह दे रहा है कि ये काम करिए मत करिए, संवैधानिक है असंवैधानिक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक? क्या कर रहा है भैया? जांच कर रहा है कि कहीं मोदी गवर्नमेंट कोई घोटाला तो नहीं कर रही है, कहीं कोई मंत्री कहीं कोई गबन तो नहीं कर रहा है। इसका क्या कर रहा है? लेखा जोखा कर रहा है। अब सोचिए अगर ऐसे व्यक्ति को हम अधिकार दे दें कि हाँ राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। क्या अधिकार दे दें कि राष्ट्रपति नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को हटा सकता है?
तो सोचिए, ध्यान से, जो व्यक्ति सीएजी बनेगा यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बनेगा, उसको तो मन में हमेशा डर बना रहेगा। अभी देखिए, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और किसके सहयोग से बनी है? नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बनी है। बीजेपी की कैंडिडेट थी, है ना? तो उन जो भी इस समय सीएजी होंगे, उनको तो हमेशा डर बना रहेगा कि यार, जब अगर मैंने, मान लीजिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट घोटाला कर रही है, ठीक है, या कोई मंत्री घोटाला कर रहा है, अब इन्होंने पकड़ लिया ऑडिट करके, ये तो घोटाला हो रहा है, पैसे का गबन हो रहा है, तो अब क्या होगा? ये जो है कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अगर ये कुछ बोलेंगे, सदन में जाके बताएंगे, या किसी को बोलेंगे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट घोटाला कर रही है, तो ये द्रौपदी मुर्मू को कह के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको हटवा देंगे, है ना? तो यही सोच करके कि ऐसा दिक्कत ना हो, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, देख लीजिए कितनी समझदारी वाला काम किया। संविधान निर्माता कितनी गंभीरता से सोचे हैं। तो ये ना हो, अगर कोई गलती पकड़ी जाए, कोई सीएजी अगर घोटाला पकड़ ले, तो उसको ये डर ना हो कि हमको राष्ट्रपति हटा देगा प्रधानमंत्री के कहने पर, उनकी गलती पकड़ लेने पर। इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है कि सीएजी को नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसको हटा नहीं सकता है राष्ट्रपति। हटेगा कैसे? संसद के दोनों सदनों के समावेशन से ही हट सकता है। संसद के दोनों सदनों में बिल पास होगा, तभी नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हटेगा। तो अपने दिमाग में आप ये चीज़ बैठा लीजिए कि मुंशी जी ने कोई गलती पकड़ी, तो ऐसा नहीं है कि मुंशी जी को राष्ट्रपति हटा देंगे। संसद के दोनों सदनों में भैया बिल पास होगा, तभी हटेंगे। उम्मीद है आपको मेरे समझाने का तरीका और ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। इसने आपके पैसे की गलती पकड़ ली, तो आप इसको हटा थोड़ी सकते हैं कि भैया राष्ट्रपति बोल को हटवा दो रातों रात। नहीं, संसद में बिल पास होगा तब हटेंगे। तो खुद ही हल्ला हो जाएगा कि भैया क्यों हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो, तो गलती पकड़ ली इसलिए हटवा रहे हैं, ठीक है? तो संसद के दोनों सदनों के समावेशन से हटेगा। और किस आधार पर हटेगा? ये नहीं कुछ भी बोल के हटा दिया कि भैया पैसे पकड़ लिए इसलिए हटा रहा हूँ। ये किस आधार पर हटेगा? इसको कदाचार या असमर्थता, ये काम नहीं कर पा रहा है सही से, ये प्रूफ करना पड़ेगा, या फिर कदाचार, सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इस आधार पे हटाया जा सकता है, ठीक है? और अगर इनके हटाने की प्रक्रिया हम पूछें कि कैसे हटाया जाएगा, दोनों सदनों के समावेशन से तो हट रहा है, समझ में आ गया, लेकिन कैसे? तो ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है? कैसे हटाया जाएगा? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ऐसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में भी होता है कि मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, और किसी मैटर में, किसी कानूनी मैटर में उन्होंने पकड़ लिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, मोदी सरकार को या किसी भी को, ठीक है? मैं मोदी गवर्नमेंट का एग्जांपल इसलिए आपको देता हूँ क्योंकि अभी तत्काल में सरकार चल रही है उनकी, और आप समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान क्यों रहा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने मान लीजिए कोई गलती पकड़ ली मोदी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या होगा कि उनको भी राष्ट्रपति हटा दे, अगर राष्ट्रपति से हटवाने का नियम हो तो उनको भी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी यही प्रक्रिया बनाई गई है कि इनको भी भैया कौन हटाएगा? संसद हटाएगी, ठीक है? तो जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में प्रयुक्त होती है, ठीक वही प्रक्रिया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाने में प्रयुक्त होगी। अब ये कौन सी प्रक्रिया है? ये जब हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है? अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैसे हटेगा। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो होगा, दोनों सदनों के समावेश से हटेगा। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं। देखिए, वीडियोस लंबी होती हैं, लेकिन चीज़ों को समझ में आना भी ज़रूरी है ना। हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन इधर और उधर हो जाते हैं। इसलिए जो है, हम लोगों को, सबको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा। बाकी फैक्चुअल आपको याद करना है, सो यू कैन डू इट। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर देंगे। अभी देखिएगा, हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, और बिना डीपली पढ़े आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मुंशी जी हैं, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इनकी हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि इनको वेतन कैसा मिलेगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलेगा। जाहिर सी बात है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटा रहे हैं, तो वेतन भी उनके बराबर देंगे, ठीक है? तो वेतन कैसे मिलेगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, ऐसा क्यों? हमने अभी पढ़ा, इसमें भी आप डीपली देखना चाहें, सोचना चाहें तो सोच लीजिए। महान्यायवादी में तो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने जो महान्यायवादी पढ़ा, कि उसमें तो जो भी राष्ट्रपति वेतन तय करेगा वो वेतन मिलेगा महान्यायवादी को। लेकिन इसमें जो है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक में, इसमें बोल रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अगर राष्ट्रपति द्वारा इसका वेतन
हम लोग डिसाइड करवाते। देखिए संविधान निर्माता कितना गंभीरता से सोचते हैं। अगर इसका वेतन राष्ट्रपति तय करता तो मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसने किसी गलती में पकड़ लिया घोटाला करते हुए, ठीक है, और इसने एक्शन ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि आप गलत कर रहे हो, सबके सामने पब्लिक कर दिया, रिपोर्ट वो कर दिया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट हटा तो सकती नहीं है, क्योंकि नियम है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा हटेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गुस्सा कैसे निकालेगी कि ठीक है बेटा तुमको हटा नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन सैलरी तो तुम्हारी हमारे ही हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में सैलरी। तुमको सैलरी साला 5 रुपया देंगे, तुमको सैलरी 5 रुपया देना शुरू करेंगे, कल से इसको 5 रुपया सैलरी दो, 5 हज़ार सैलरी दो। पता चल रहा है तुम्हारी 4 लाख की सैलरी 5 हज़ार हो गई अगले दिन से। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इतनी गंभीरता से सोचकर इसका ये नियम बना दिया कि भैया मुंशी जी अगर गलती पकड़ लें तो ऐसा ना हो कि उनकी सैलरी घटा दी जाए। मुंशी जी की सैलरी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगी, जो कि हमेशा एक बराबर होगी, आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आप गंभीरता से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरे भाई बहनों नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ता हूँ। हमारी टीम बहुत डिटेल में चीज़ों को कंटेंट बना कर देती है, 4-5 लोग सेलेक्टेड लोग, तब जाके मैं वीडियोस बना पाता हूँ। ठीक है, तो हमारी टीम का भी उत्साह बढ़ेगा। अब देखिए उम्र की बात करते हैं। ठीक है, तो उम्र जो है इसमें 6 वर्ष चाहिए होती है कम से कम। इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 साल का। जिस दिन पद ग्रहण कर लिया, ठीक है, मुंशी जी ने, मतलब कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने, तो उसके बाद 6 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, या तो 6 साल पूरे हो जाएं या इनकी 65 साल उम्र पूरी हो जाए। या तो 65 साल उम्र पूरी हो गई तब भी हटना पड़ेगा, या 6 साल इनका जो है कार्यकाल पूरा हो गया तब भी हटना पड़ेगा। ठीक है, कार्यकाल कब से जोड़ा जाएगा? पद ग्रहण करने की तारीख से। यही हम राष्ट्रपति में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। देखिए एक एक चीज़ का बहुत गंभीरता से मतलब है। संविधान निर्माताओं ने, मैं तो कभी कभी पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि पॉलिटी इतनी गहराई से पढ़ने में कितना मज़ा आता है। सोचिए क्या सोचा होगा संविधान निर्माताओं ने, आप इसके बारे में सोचिए कि इस लाइन को, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेवानिवृत्ति अथा के पश्चात, मतलब जब इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा सीए जी का, मुंशी जी का, तो भारत सरकार के अधीन किसी पद पर काम नहीं करता है, कर पाएगा। सोचिए संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा इसके पीछे। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच ये है कि अगर मान लीजिए सीए जी काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जो मुंशी जी हैं काम कर रहे हैं और सरकार के फेवर में मिलके काम कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर काम कर रहे हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट घोटाला कर रही है और सीएजी भी उसी में मिले हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है आप घोटाला करिए, हम तो हैं ही आपके मुंशी जी लेखक, हम बता देंगे सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो फिर क्या होगा? जब वो पद से हट जाएंगे, किस लालच में कर रहे हैं ऐसा? ये ऐसा इस लालच में कर रहे हैं कि भैया ये 6 ही साल तक हमारी सत्ता चलनी है, 6 ही साल तक के लिए नियुक्त हुए हैं, जिस दिन 6 साल बाद हट जाएंगे उस दिन क्या होगा? तो ये नियम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब हट जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार है हमको किसी पद पर बैठा देगी, अच्छा कोई पद दे देगी, तो हमारा काम चलता रहेगा, हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी, हमारे बाल बच्चे चलते रहेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए मुंशी जी मिल ना लें इस लालच में कि हमको रिटायरमेंट के बाद कोई पद दे दिया जाएगा। इसलिए मना ही कर दिया गया संविधान द्वारा कि भैया जो मुंशी जी होंगे वो भारत सरकार के किसी पद पर काम नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं संविधान निर्माता, मैं कभी कभी पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी गहराई से चीज़ों को सोचा है। ऐसे ही नहीं लोग उनकी इज्जत करते हैं। हम लोग बहुत धन्य हैं कि हमारा देश ऐसे महापुरुष हमारे देश को मिले, उन्होंने इतना महान संविधान लिखा। ठीक है, हम सभी को उन संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर या जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे सबकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वी आर अम्बेडकर इज़ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। हम ये पढ़ ही चुके भाई, जो भी सार्वजनिक धन मतलब हमारा ही तो टैक्स का धन है, सबका जो धन है उसका क्या करेगा? संरक्षण करेगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। ठीक है, भारत तथा प्रत्येक राज्य या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि में किए गए व्यय व्यय के अधीन होगा। ठीक है, जो भी संचित निधि मतलब जो भी धन संचय निधि मतलब टैक्स वगैरह से जमा है वो कैसे खर्च होगा, उसका व्यय की सारी विधि जो होगी वो महान लेखा परीक्षक के अंदर में होगी कि कहाँ व्यय हो रहा है हमको बताइए, खर्च कहाँ कर रहे हैं हमको बताइए। ठीक है, उसकी संपरीक्षा करेगा, मतलब उसका लेखा जोखा करेगा। नियंत्रण में महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पे किसी अन्य प्राधिकरण का लेखा जोखा भी कर सकता है, कोई स्थानीय निकाय। मतलब अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया या राज्यपाल ने बोल दिया, रिक्वेस्ट कर दी
कि भैया हमारी एक अलग संस्था है, ये ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, हमने ऐसे बनाई है गरीबों की मदद के लिए, इसमें पैसे वैसे जमा होते हैं, थोड़ा इसका भी ऑडिट कर दीजिए, देख लीजिए इसमें कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, तो कर देगा सीएजी। बहुत बड़ा ऑफिस होता है, बहुत स्टाफ होते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, एक तो हमने 148 पढ़ा इसकी नियुक्ति, 149 नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद क्या होगा, नियुक्ति के बाद कर्तव्य होंगे, तो महालेखा परीक्षक के कर्तव्य हैं कि इसमें 149 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग इसको देख लीजिएगा। 148 में नियुक्ति ये वाला शुरू होते ही अनुच्छेद नियुक्ति हो गई, और 149 में क्या हो गया, कर्तव्य हो गए। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 151 की बात करते हैं। 151 क्या है, देखिए 148 में क्या पढ़ा हमने, नियुक्ति हो गई, 149 में क्या पढ़ा हमने, कर्तव्य हो गए। तो अब लास्ट में क्या है, कर्तव्य जब पूरे हो गए, काम पूरा करके जाने वाली बात है, तो 151 में काम पूरा हो गया। तो 151 में क्या है, नियंत्रण में महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखे का जो लेखा जोखा है, जो भी पता चला है कि क्या गलत है क्या सही है, उस सभी का प्रतिवेदन जो है सर्वप्रथम किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ऐसा नियम क्यों बना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई गलती कर, मान लीजिए ये अपना लेखा जोखा जो है महालेखा परीक्षक का, ये अगर सरकार को दे, मोदी सरकार का मान लीजिए कोई घोटाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संविधान में लिख दिया जाए कि भैया रिपोर्ट उन्हीं को दीजिए, तो जान जाएंगे मेरे खिलाफ घोटाला हुआ है, मेरी घोटाला की चीज़ें पकड़ी गई हैं, तो वो तो वहीं पर रफा दफा करने लगेंगे। इसलिए नियम बनाया गया कि सर्वप्रथम सबसे पहले ये जो लेखा जोखा का कागज होगा वो किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा, कि ये देखिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोटाला किया है या नहीं किया है। ठीक है, और फिर क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा राष्ट्रपति, इसको संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगा, राज्यसभा में भी इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति, और लोकसभा में भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो सीएजी जो मुंशी जी हैं क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही तो घोटाला पकड़ा जा सकता है, तो प्रधानमंत्री को नहीं देंगे, किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति इसको प्रत्येक सदन, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जाके दिखाएगा कि देखिए भैया ये सीएजी की रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, अच्छी है कि खराब है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखों के संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है। राज्य गवर्नमेंट का रहेगा तो राज्यपाल को पहले देगा, मुख्यमंत्री को नहीं देगा, किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, और फिर वह विधानमंडल के पटल पर रखेगा। ठीक सेम वही चीज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता में तो पढ़ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग और राज्य गवर्नमेंट में अलग, लेकिन मुंशी जी तो अकेले ही हैं पूरे भारत के, तो मुंशी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति को दे दे रहे हैं, और राज्य गवर्नमेंट में राज्यपाल को दे दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति ले जाके दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में रख दे रहा है, और राज्य गवर्नमेंट में राज्यपाल साहब जो है विधानसभा और विधान परिषद में रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को दोनों सदनों के पटल पर रखता है, पढ़ लिया। इसके उपरांत लोक लेखा समिति जांच करेगी। अब देखिए जब राष्ट्रपति ने वहाँ रख दिया रिपोर्ट को, ठीक है, तो अब क्या होता है लोकसभा में, ठीक है, ये लोक लेखा समिति होती है, ये लोक लेखा समिति क्या करेगी, उसकी जांच करेगी कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है वो सही दी है कि गलत दी है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर गलती पाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सही में गलती पाई गई है, या सीएजी ने अपना गुस्सा निकाल दिया, मुंशी जी ने कहीं अपना गुस्सा तो नहीं निकाल दिया किसी चीज़ पे, तो लोक लेखा समिति उसकी जांच करेगी, किसकी, सीएजी मुंशी जी की रिपोर्ट की जांच करेगी लोक लेखा समिति। ठीक है, फिर उसका निष्कर्ष जो आएगा उसको संसद को बताएगी, संसद को लोक लेखा समिति बताएगी कि भैया मुंशी जी ने जो रिपोर्ट दी थी घोटाले की वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएगी। ठीक है, फिर संसद जो है आगे की कार्यवाही करेगी, जो भी रिपोर्ट का नतीजा आएगा कि घोटाला हुआ है तो ठीक है संसद कार्रवाई करेगी, ठीक है भैया घोटाला हुआ, पकड़ा गया, हमने इस्तीफा दे दिया। या फिर घोटाला नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो संसद इस पर जो है अपनी तारीफ करेगी, पीठ थपथपाएगी, ऐसे थप 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 सब लोग करेंगे ना, वो देखा होगा आप लोगों ने कार्रवाई जो होती है लोकसभा की, भैया बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति का गाइड होता है। ठीक है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति का गाइड कहा जाता है। ठीक है, मित्र या अभिभावक, मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का अभिभावक है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो होती है उसका मित्र कौन है, अभिभावक कौन है, मार्गदर्शक कौन है, गाइड कौन है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। मुंशी जी जो हैं लोक लेखा परीक्षक, जो लोक लेखा समिति के जो हैं अभिभावक हैं। ठीक है, मुंशी जी कौन, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा कितनी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको यूपी एग्ज़ाम वाले एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और हमारी करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है टेलीग्राम पर, यूपी एग्ज़ाम वाले पर। ठीक है, तो वो भी आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों के संदर्भ में परामर्श कौन देता है? कानूनी संदर्भ में अटार्नी जनरल। ठीक है, अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महा न्यायवादी को कहा जाता है। ठीक है, अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है? प्रसाद प्रयत्न महान्यायवादी होता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष तो भाई लोकसभा ही हटा सकती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अपने ही हटा सकते हैं। ठीक है, मुंशी जी को भी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ही, मुंशी जी ने कुछ गलत पकड़ लिया तो हटा दोगे क्या? ठीक है, तो इन्हीं को, ये महान्यायवादी को हटाया जा सकता है ना। हम लोगों ने करा था कि चलो चलो निकलो तुम, बहुत कानून के जानकार मिलेंगे तुम्हारी तरह। ठीक है, फिर देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमने पढ़ा ही, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बड़े पद हैं जिन पर चुनाव नहीं होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, विधि कानून का जानकार किसे होता है भारत सरकार में? महान्यायवादी को होता है। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्श कौन है? विधि का परामर्श अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, पीसीएस में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी। ठीक है, कहीं भी सुनवाई कर सकता है, कानून का जानकार है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में हो, एकदम सही है। उसे संसद के किसी भी सदन में सदस्य होना चाहिए नहीं, जरूरी थोड़ी है कि सदन का सदस्य हो, जरूरी क्या, होगा ही नहीं। सदन के किसी, अगर अगर संसद के किसी सदन का अगर सदस्य होगा तो फिर तो फेवर में काम करने लगेगा गवर्नमेंट के ये। ठीक है, कोई न्यायिक चीज़ बताएगा ही नहीं। ठीक है, इसको तो न्यायिक चीज़ बताने के लिए रखा गया है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जाता है? नहीं, इसको तो नॉर्मली हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा कि चलो चलो तुम्हारे जैसे बहुत सारे कानून के जानकार मिलेंगे। तो क्या 1 और 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप फेल कर जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी वीडियोस लंबी जरूर होती हैं लेकिन आप लोग देख लिया करिए। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं जानते हैं हम लोग क्या क्वालिटी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? हाँ, ले सकता है, बता सकता है कि ये कानूनी तरीके से सही है, ये गलत है। ठीक है, ये सही हो गया। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल, समिति का सदस्य होगा और बताएगा समिति ये काम कर सकती है संवैधानिक तौर पर, ये नहीं कर सकती है। लोकसभा में बोल सकता है? हाँ, लोकसभा में बोल सकता है कि भाई जो लोकसभा में बिल पास हो रहा है सही है कि गलत है संवैधानिक तौर पर। लोकसभा में मतदान कर सकता है? नहीं, मतदान नहीं कर सकता है, मतदान तो केवल लोकसभा में लोकसभा सदस्य ही करेंगे। 1 2 3 सही है, 1 2 3। आईएएस प्री 2013, देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आईएएस क्या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप। एवरीथिंग कैन बी डू बाई यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने व अन्य किसी संसदीय कमेटी का सदस्य बनने का अधिकार है परंतु उसे वोट का अधिकार नहीं है? वोटिंग नहीं कर सकता है लेकिन कमेटी का क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। कौन बन सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, क्योंकि कानूनी जानकार है, तो कानूनी जानकार है तो इसको कमेटी में रखो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या है? सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, किसका? महान्यायवादी का। अटॉर्नी जनरल का कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कानूनी मामलों को राज्य गवर्नमेंट में महाधिवक्ता, राज्य गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात होगी? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्ति मुंशी जी 148 स्टार्ट होते ही, 148 में नियुक्ति, 149 में कर्तव्य और 151 में काम खत्म हो रहा है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, चलिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया करता है? सबसे पहले अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा कि राष्ट्रपति जी ये लीजिए। ठीक है, और किसी को नहीं देगा क्योंकि राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में।
चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल 6 साल होता है। 6 साल या 65 साल, ठीक है। या तो 6 साल अपना पूरा कर ले कार्यकाल, या 65 साल की उम्र हो जाए तब हट जाएगा। दोनों में कोई भी काम हो जाए तो हटना पड़ेगा, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मुंशी जी की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? जब रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो अंतिम कार्रवाई कौन करता है? अंतिम कार्रवाई करता है संसद, ठीक है। कि भैया गलत पाए गए इस्तीफा दे दो, सही पाए गए पीठ थपथपा लो, ठीक है। तो उचित कार्रवाई अंतिम रूप से जिम्मेदारी किसकी है? संसद की है। संसद क्या करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को, कर्तव्य हमने बताया ना 149 अभी हम लोगों ने पढ़ा, 148 में नियुक्ति, 149 में कर्तव्य और 151 में काम खत्म करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रण में महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है किसका? किसका मित्र और मार्गदर्शक है? लोक लेखा समिति का, ठीक है। लोक लेखा समिति का, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा आ रहा है महालेखा, तो यहाँ भी लिखा आ रहा है, ठीक है। मित्र, गाइड या फिर मार्गदर्शक कहा जाता है, अभिभावक भी कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक यानी कि जनता का जो पैसा है उसका अभिभावक, या लोक लेखा समिति का अभिभावक किसके कहा जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं अगर आपने थ्योरी थोड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है तो। और इस प्रकार हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए उन गरीब बच्चों को, उन अपने दोस्तों को, भाई बहनों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो शेयर कर लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, तो इसमें आपका क्या घाटा है? सीटें तो एक से ज़्यादा है ना, आपको तो एक सीट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मैं और मोटिवेट होता हूँ और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।